हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। जैसा कि आपको पता है, रिसेंट में जितनी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है हमारे चैनल पे, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक का एमसीक्यू रिवीजन कराया जा रहा है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिससे होगा कि आपका जो पिछले एग्जाम्स में, फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए थे उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उसका भी रिवीजन है। साथ ही साथ जो भी पॉसिबल एमसीक्यू आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी इस क्लास में कराया जाता है। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपकी तैयारी मजबूत हो सके। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी जो वीडियो देखने हैं और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियो आपको देखने हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप सारी वीडियो देख सकते हो और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हो। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट टॉपिक से, और हमारा जो टॉपिक होगा पेशेंट काउंसलिंग। जी हाँ, सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट और टॉपिक पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में जो काउंसलिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ फार्मासिस्ट का डिजीज से रिलेटेड, पेशेंट के अंदर जो पर्टिकुलर डिजीज है, टीबी है, शुगर है, हार्ट रिलेटेड जो डिजीज है, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आते हैं उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले हम बता दें, ये जो वीडियो होगा एम्स फार्मासिस्ट, ईएसआई फार्मासिस्ट, एसईसीएल फार्मासिस्ट, एसएससी, एनसीएल, एनटीपीसी, रेलवे, सिपॉय, एसबीआई, इसरो, हॉस्पिटल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट काउंसलिंग से। आज हमारा जो पहला एमसीक्यू होगा कि द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर इन पेशेंट काउंसलिंग इज। जी हाँ, पेशेंट काउंसलिंग के दौरान जो एक गुड काउंसलर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या होगी? बी ए गुड लिसनर, एक गुड लिसनर होना चाहिए, बी एम्पैथेटिक, बी फ्लेक्सिबल, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पेशेंट के साथ घुल मिल के उसको सहज महसूस कराना चाहिए। यानी कि ये सारी क्वालिटीज किसी भी एक गुड काउंसलर के अंदर होनी चाहिए ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हमारे एक गुड काउंसलर की क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो गुड लिसनर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए और नॉन जजमेंटल होना चाहिए, साथ ही साथ टॉलरेंट होना चाहिए और उसका जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाए विथ पेशेंट। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है? द हार्ट ऑफ ऑल पेशेंट काउंसलिंग सेशन। जी हाँ, पेशेंट काउंसलिंग सेशन का जो हार्ट बोला जाएगा, जो मेन बोला जाएगा, वो क्या होगा, क्या चीज होगा? प्रिपेयरिंग द सेशन, सेशन को प्रिपेयर करना, या सेशन को ओपन करना, या काउंसलिंग का जो कंटेंट होता है, या सेशन को क्लोज करना। देखिए, सेशन को प्रिपेयर करना, सेशन को ओपन करना और सेशन को क्लोज करना, ये एक तरह से ये स्टेप हो गए पेशेंट काउंसलिंग का। लेकिन पेशेंट काउंसलिंग करते से पहले जो हम काउंसलिंग का कंटेंट, जी हाँ, हमें क्या पूछना है, क्या क्वेश्चन होंगे, क्या रिलेटेड डिजीज से क्या हमारे डेटा होंगे, ये सारे जो कंटेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। जी हाँ, पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो काउंसलिंग कंटेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो हमारा पेशेंट काउंसलिंग होता है उसका हार्ट, उसकी मेन बॉडी होती है, जिसमें हम पेशेंट के मेडिकेशन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, क्या बर्ताव करना है, क्या परहेज करना है, सारी चीज़ों के बारे में काउंसलिंग कंटेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है डियर, फिर आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है कि द सक्सेस ऑफ द काउंसलिंग डिपेंड ऑन द डेथ ऑफ काउंसलर। जी हाँ, जो एक इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग का सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करेगा? काउंसलर के किस चीज पे डिपेंड करेगा? काउंसलर के लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, उसके वॉइस के टोन पे डिपेंड करेगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे, या नॉलेज एंड स्किल। जाहिर सी बात है, ये सब तो एक तरह से कम्युनिकेशन की बात आ गई, लेकिन नॉलेज एंड स्किल, काउंसलर का अगर नॉलेज और स्किल अच्छा है तो हमारी जो पेशेंट की काउंसलिंग है वो इफेक्टिव हो सकती है और बेहतर हो सकती है। ठीक है डियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काउंसलर का इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसा है, नॉलेज स्किल कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, फैक्टर करती हैं कि कैसी पेशेंट काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है? द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग इज यूज्ड फॉर। ठीक है, काउंसलिंग का जो फर्स्ट फेज है किस लिए यूज किया जाता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, या टॉकिंग विद द रिलेटिव से टॉक करने के लिए, या गैदरिंग द अदर फार्मेसी स्टाफ, या गैदरिंग द अदर नर्सिंग स्टाफ। देखिए,
अदर जो फार्मेसी स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ का गैदरिंग फार्मेसी काउंसलिंग या पेशेंट काउंसलिंग में कोई रोल ही नहीं है। रिलेटिव से बात करना भी कोई रोल नहीं है, यानी कि फर्स्ट फेज ये होता है कि जब हम काउंसलिंग करने जाएं तो सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर करें, पेशेंट की प्रीवियस डिजीज की हिस्ट्री, पेशेंट की प्रेजेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, प्रेजेंट हमारा ट्रीटमेंट रिव्यू, सारी चीज़ों को हम गैदर करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, वो कहलाएगा फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग। जी हाँ, फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि इंसुलिन। अब चलते हैं कि भैया जो पेशेंट काउंसलिंग डिजीज रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं क्या हो सकते हैं कि इंसुलिन इज अ नेचुरल हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन और विच ग्लैंड। जी हाँ, इंसुलिन क्या होता है? जिसकी कमी से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना को मेंटेन करता है, और हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सब कंडीशन शुगर की आती है। तो जो पूछा गया है, जो इंसुलिन होता है वो बॉडी के किस ग्लैंड, किस ऑर्गन से निकलता है? किडनी से, स्प्लीन से, पैंक्रियाज से या लीवर से? आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम होगा कि पैंक्रियाज बीटा सेल से, है ना, पैंक्रियाज से निकलता है। किससे द्वारा? कि पैंक्रियाज बाई स्पेशल सेल जिसे हम बीटा सेल बोलते हैं, है ना, लेंजरहेड सेल से, जो कि क्या करता है? ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है ना। फिर आगे चलते हैं, व्हाट आर द बेस्ट साइट ऑफ सेल्फ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के लिए बेस्ट साइट क्या होगी? कौन से जगह पे हम अच्छे तरीके से सेल्फ इंजेक्शन हम लगा सकते हैं इंसुलिन का? एट द एब्डोमेन के एरिया पे, या लोअर आर्म्स पे, थाइज पे, या थाई और एब्डोमेन पे? जैसा कि आपको पता है कि इंसुलिन हम सेल्फ इंजेक्शन करना है, सेल्फ लगाना है, तो हम थाइज और एब्डोमेन का जो एरिया होगा सबसे बेस्ट बोला जाता है। जी हाँ, थाइज और एब्डोमेन का जो एरिया होता है इंसुलिन के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसमें एब्डोमेन हुआ, अपर आर्म हुआ, थाइज हुआ, लोअर बैक, हिप, ये सारे जो हमारे क्या होते हैं? बेस्ट एरिया होते हैं इंसुलिन इंजेक्शन के साइट्स के। ठीक है डियर, फिर हम बात करते हैं किसकी? कि जो इनिशियल सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। जी हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया है ना, इसका जो इनिशियल सिम्टम्स क्या होता है? पुअर कोऑर्डिनेशन, हेडेक और डबल विजन होगा, अनकॉन्शियसनेस या सीजर्स की कंडीशन आएगी, या पुअर कोऑर्डिनेशन कंफ्यूजन आएगा, या स्वेटिंग, ट्रिमुलनेसनेस, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, मूड चेंज, हंगर या वीकनेस। क्या होगा सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया? जी हाँ, स्वेटिंग होगा, ट्रिमुलनेसनेस होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग, डिजीनेस, मूड चेंज, हंगर और वीकनेस इसका पहला सिम्टम या फर्स्ट साइन होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। यहाँ आप देख सकते हो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। जी हाँ, एमडीआई खासकर अस्थमेटिक पेशेंट के केस में एमडीआई बहुत ज्यादा दिया जाता है। मीटर ड्रग इनहेलर, मीटर ड्रग इनहेलर, या मेजरिंग डोज इनहेलर, या मीटर्ड डोज इनहेलर। जी हाँ, मीटर्ड डोज इनहेलर बोला जाता है एमडीआई को। क्या होता है? एक ऐसा इनहेलर होता है जो कि एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ड्रग पंप करता है किसी भी अस्थमेटिक पेशेंट में, है ना। मीटर डोज इनहेलर कुछ ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, अगर आपके आसपास अस्थमा के पेशेंट होंगे तो ये पंप लेके अपना एरोसॉल टाइप होता है, इनहेलर होता है जो कि इनहेल करते हैं। क्या होता है कि स्मॉल डिवाइस होती है जो कि डिलीवर करती है क्या? एक मेजर्ड अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू लंग्स। जी हाँ, अपने लंग्स में एक मेजर्ड, एक नापा तुला, एक मापा हुआ अमाउंट ऑफ ड्रग क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेट करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है कि पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड टू रिंस देयर माउथ विथ वाटर आफ्टर इनहेलेशन ऑफ विच मेडिकेशन। जी हाँ, पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है अपने माउथ को रिंस करना वाटर के साथ आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, किस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद? बीटा 2 एगोनिस्ट के, या जेंथिन एल्कोलाइड्स के, कार्टिकोस्टेरॉइड या एंटीकोलिनर्जिक। जी हाँ, जो कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं उनके इनहेलेशन के बाद पेशेंट को अपना माउथ वगैरह रिंस करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? हमारा जो माउथ थ्रॉट वगैरह में स्ट्रक्स हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? साइड इफेक्ट वगैरह जो हो रहा है, ओरल थर्स्ट हो रहा है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है रिंस करने के बाद। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे द कॉजेटिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस किस चीज से होता है? वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, या मालन्यूट्रिशन से? जाहिर सी बात है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो का कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता क्या है? बैक्टीरियम। जी हाँ, बैक्टीरिया से होता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बोलते हैं, जो कि स्प्रेड होता है जब हमारा एक्टिव कोई टीबी का डिजीज का एजेंट है वो कफ करता है, स्नीज करता है, छींकता है, खांसता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं अदर हमारे लंग्स में, किसी स्वस्थ मनुष्य में के लंग्स में जाते हैं, तो वहां पे वो ट्रांसमिशन हो जाता है। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे
द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ, क्वेश्चन आता है इससे कि ऐसा पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को इन्वेंट किया। एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट कोच। तो आप नाम याद कर लीजिए, रॉबर्ट कोच थे जिन्होंने पहली बार माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को क्या किया, खोजा। ठीक है, फाउंडर थे एक तरह से मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है टू फर्स्ट लाइन ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग ससेप्टिबल टीबी। जी हाँ, टीबी में जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं मेनली क्या होती हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, है ना, इथम्ब्यूटाल और पायराजिनामाइड। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे देख सकते हो क्या कौन कौन सी होती हैं फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। यहाँ आप देख सकते हो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथम्ब्यूटाल, पायराजिनामाइड, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं टीबी के ट्रीटमेंट में या ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगला, पैकेज इंसर्ट मस्ट इंक्लूड। जी हाँ, जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता है, जो दवाओं वगैरह के अंदर जो पैकेज इंसर्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ, कैसे हम एडमिनिस्टर करें ड्रग को, वो इंक्लूड होता है। स्पेशल वार्निंग और प्रिकॉशन भी रहता है उस इंसर्ट में, और थेरेपेटिक इंडिकेशन भी रहता है। यानी ये सारी चीजें इंक्लूड होती है किसी भी पैकेज इंसर्ट में, पेशेंट पैकेज इंसर्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हो पोसोलॉजी हुआ, थेरेपेटिक इंडिकेशन हुआ, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, कंट्रा इंडिकेशन के साथ साथ कुछ स्पेशल वार्निंग और प्रिकॉशन भी होते हैं। ठीक है डियर, फिर हम बात करेंगे इन जनरल पेशेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक एटलीस्ट कितने मंथ ऑफ टीबी ड्रग। जी हाँ, पेशेंट जो टीबी डिजीज से ग्रसित है उनको जो टीबी की ड्रग्स होती हैं कितने महीने तक, एटलीस्ट कितने महीने तक लेनी चाहिए, 4 महीने, 5, 6 या 7 महीने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 6 महीने। क्वेश्चन आता भी है डियर, 6 महीने मिनिमम उसका डोज होना चाहिए एंटी टीबी ड्रग्स का किसी भी पेशेंट के अंदर, जो कि ये सारे हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग हो गए। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला एमसीक्यू, विच विटामिन इज गिवन विद द आइसोनियाजिड टू प्रिवेंट द टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन हैंड्स और फीट। जी हाँ, हाथ और फीट में जो सुन्न पड़ जाता है, जो हमारा टिंगलिंग होती है, नम्बनेस होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के द्वारा तो हमारा कौन सा विटामिन दिया जाता है ना, विटामिन B6, B2, B3 या B9। तो जाहिर सी बात है विटामिन B6 दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। वो आइसोनियाजिड के साथ दिया जाता है क्योंकि जो टिंगलिंग और नम्बनेस की कंडीशन आती है उससे प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर है, फिर हम बात करते हैं अगला एमसीक्यू, पेशेंट पैकेज इंसर्ट। जो हमारा पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता है ड्रग के अंदर, वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, सॉरी किसके द्वारा अप्रूव रहता है, किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ फार्मेसी के द्वारा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ फार्मेसी के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, एफडीए रिलेटेड किससे है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, फूड एंड ड्रग की जहां बात आती है वहां पे एफडीए की बात आती है। तो यानी पेशेंट पैकेज इंसर्ट जो होता है वो अप्रूव किया जाता है एफडीए के द्वारा। क्लियर है, फिर हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट टू रिक्वायर अ पीपीआई। जी हाँ, पेशेंट पैकेज इंसर्ट का जो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या रिक्वायर होता है पीपीआई का, फॉर्मोट्रॉल इनहेलेटर, आइसोप्रोटेनॉल इनहेलेटर, बुडेसोनाइड इनहेलेटर या फ्लूटिकैसोन इनहेलेटर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आइसोप्रोटेरेनॉल इनहेलेटर। ठीक है, ये इनहेलेशन हमारा यूज किया जाता है फर्स्ट लाइन, हमारे जो फर्स्ट पेशेंट पैकेज इंसर्ट के द्वारा, जो कि एफडीए के द्वारा अप्रूव किया गया था 1968 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता भी है। फिर बात करते हैं अगला जो डिजीज से रिलेटेड क्या है, व्हाट इज एड्स। जी हाँ, एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स क्या है, एक रेयर ब्लड कैंसर होता है जो कि कॉज करता है एचआईवी के द्वारा। ब्लड कैंसर तो नहीं होता, फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होता, फाइनल स्टेज ऑफ एचआईवी या ग्रुप ऑफ डिजीज जो कि काज करता है बाई एचआईवी के द्वारा। तो जो एचआईवी एड्स होता है वो हमारा क्या होता है, फाइनल स्टेज ऑफ एचआईवी। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचआईवी किस प्रकार की होती है, एक एक्यूट एचआईवी होगी, क्रोनिक होगी, एक एड्स होगा। एड्स हमारा फाइनल स्टेज होता है एचआईवी का, जिसमें हमारा क्या फॉल होता है, CD4 सेल का काउंट हमारा कम हो जाता है, जिसके कारण एड्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है, फिर हम बात करेंगे अगला है इन एड्स देयर इज डिप्लीशन इन। जी हाँ, एड्स के अंदर किस चीज का डिप्लीशन होता है, अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया रेटिकुलॉइड्स का, ग्रेनुलॉइड्स का, CD4 लिम्फोसाइट्स का या मोनोसाइट्स का। जाहिर सी बात है
CD4 लिम्फोसाइट्स का डिप्लीशन हो जाता है एड्स की कंडीशन में। तब आप वहां पे देख सकते हो कि एड्स की कंडीशन में जो CD4 हमारी सेल होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, उसका डिप्लीशन हो जाता है, जिससे कि इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला MCQ क्या पूछा गया है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ COPD। जी हाँ, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंतर्गत जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किस ड्रग के द्वारा होती है, मेथिल जैंथिन उसके द्वारा, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ननादिवक। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का, वो किसके द्वारा होगा, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर के द्वारा। जी हाँ, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर क्या होती हैं, COPD के कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला MCQ क्या पूछा गया है, इफ यू लैक ऑफ प्रोटीन कॉल्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। जी हाँ, अगर आपके अंदर लैक ऑफ प्रोटीन किसका है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन AAT का, तो आप किस चीज के का रिस्क है आपके अंदर, किडनी डिजीज का, हार्ट डिजीज का, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD का, या ब्रेन डिसऑर्डर का। तो आप देख सकते हो COPD आपके अंदर AAT अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी है, तो आप क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के चपेट में आ गए हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीजें होती हैं इसके कारण, कि वेट लॉस, टैकीकार्डिया, ये सारी कंडीशन आ सकती हैं। फिर बात करते हैं, अगला MCQ क्या पूछा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड अ कंट्रोल स्टडी फॉर TB नोन एज। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO ने TB के लिए जो हमारा कंट्रोल स्ट्रेटेजी अपनाया, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं, MCT, BCG वैक्सीन या डॉट्स। जी हाँ, डॉट्स का नाम आपने सुना होगा। TB के हमारे ट्रीटमेंट में डॉट्स एक हमारा प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। जी हाँ, शॉर्ट कोर्स का ट्रीटमेंट होगा और डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन के बाद उसमें हमारा क्या होता है, स्पुटम की माइक्रोस्कोपी वगैरह होती है, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं TB के केस में। WHO के अकॉर्डिंग ये हमारा डॉट्स हमारा जो प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं हम, विच डे वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे बाई WHO। जी हाँ, WHO के द्वारा जो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे किस दिनांक को मनाया जाता है, 24 अप्रैल, 24 मार्च, 26 मार्च या 7 अप्रैल। तो आप लोग डेट नोट डाउन कर लीजिए डियर, 24 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, जो कि WHO के द्वारा निर्धारित किया गया था, ताकि ट्यूबरकुलोसिस फ्री वर्ल्ड हो, ट्यूबरकुलोसिस से निजात मिल सके, एक प्रोग्राम चलाया गया था। फिर LAMA, जी हाँ, लामा स्टैंड फॉर क्या होता है, लिव ऑन मेडिकल एडवाइस, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट, लॉन्ग एड्रेनर्जिक मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट या लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एगोनिस्ट। LAMA स्टैंड फॉर लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट, जो कि LAMA से द्वारा डिनोट किया जाता है ना। फिर हम बात करते हैं HIV क्या है, आज का जो हमारा लास्ट MCQ होने वाला है। क्या पूछा गया है, HIV इज अ गैली वायरस, पैपिलोमे वायरस या कैप्रियो वायरस या लेंटी वायरस, है ना। तो HIV क्या होता है, HIV एक हमारा लेंटी वायरस होता है। जी हाँ, HIV एक हमारा लेंटी वायरस होता है, जो कि हमारे ह्यूमन के अंदर फाइनल स्टेज पे आके एड्स का रूप ले लेता है और इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन, कमजोर कर देता है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक पेशेंट काउंसलिंग और पेशेंट काउंसलिंग रिगार्डिंग जो डिजीज है उससे रिलेटेड जो भी MCQ पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में आ सकते हैं, उसको इस वाले वीडियो में हमने क्लियर किया। और भी जितने वीडियो देखने हैं आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। मिलते हैं डियर अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।